हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत लंबे समय के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई होगी। ठीक है, जो मेरे भरोसे थे मैं उनको नहीं दे पाया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि इलेक्शन था, उसमें ड्यूटी थी, समय नहीं मिल पाया, समय का बहुत अभाव था। लेकिन फाइनली अब आ गया हूँ, आप कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगी। तो हम पढ़ रहे हैं संविधान, और संविधान में बहुत सारी चीज़ हमने जानी, और आज हम केंद्र सरकार के बारे में जानेंगे कि केंद्र सरकार कैसे काम करती है। भारत में डेमोक्रेसी है, यानी कि जनता का शासन है, लोकतंत्र। तो जनता के शासन में जनता के पास जो अधिकार है, जो जनता के पास जो पावर है, उस पावर का जनता कैसे यूज करती है, कैसे सरकार का गठन करती है, सरकार में कितने अंग हैं और वो अंग कैसे कैसे कार्य करते हैं, वो सभी आज हम इसमें जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज, वो ये कि एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप फॉर्म डाल दीजिए। बहुत अच्छे हैं, 26,000 कुछ वैकेंसी, हालांकि कम है, लेकिन फिर भी आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, तो एसएससी जीडी का आ चुका है, फॉर्म डाल दीजिए। ये सभी एसएससी जीडी के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो मैं करा रहा हूँ ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, आप यकीन करके पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए संविधान हम पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। और आज केंद्र सरकार के बारे में थोड़ी सी चीज जानेंगे। देखिए, केंद्र सरकार में तीन तीन पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का मतलब, अगर इंग्लिश में बात करते हैं, विधायिका को लेजिस्लेटिव बोलते हैं, और एग्जाम में आता भी है कि लेजिस्लेटिव के नाम से विधायिका को बताएगा। हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में आएगा, लेजिस्लेटिव लिखा हुआ। तो ये भी साथ में हमें पता होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश भी। ठीक है, तो विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और ज्यूडिशरी यानी कि न्यायपालिका। देखिए, विधायिका का कार्य जो होता है, विधायिका का काम होता है कानूनों को बनाना। हम भारत में रह रहे हैं, हमें समय समय पर कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। जनता के नीड को देखते हुए सरकार भविष्य में या वर्तमान में नए नए कानूनों को बनाती रहती है, संशोधन करती रहती है। तो वो जो कानून जो बनते हैं, उसका काम कौन होता है? बनाने का काम करती है विधायिका। और जो कानून बन जाते हैं उनको लागू, देखिए बनाता कोई और है भारत के अंदर और लागू कोई और करता है। तो लागू कौन करता है? वो काम है लागू करने का कार्यपालिका का काम। जो कानून बन गए हैं उनको लागू कराने का काम होता है कार्यपालिका का, यानी कि एग्जीक्यूटिव का। और जो कानून बन जाते हैं तो उनके जो देखरेख करता है, उनको जो संरक्षण देता है, वो कौन है? वो न्यायपालिका है हमारी। वो कौन करता है? न्यायपालिका करता है। कभी कभी आपने देखा हो भारत के अंदर कि सरकार कोई कानून बना देती है और उस पर बहुत ज्यादा दंगे हो जाते हैं, पब्लिक सवाल उठाती है या फिर विपक्ष सवाल उठाता है। अभी आपने पिछले कुछ समय पहले देखा होगा कि किसानों के ऊपर एक बिल आया था, कितना भयंकर तरीके से उस पर प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो वो सब उसकी जो देखरेख करता है कानूनों की, वो कौन करता है? जुडिशरी करती है, यानी कि न्यायपालिका करती है। ठीक, अब देखिए, जो विधायिका है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। लेकिन कानून कहां बनते हैं? संसद में बनते हैं कानून। कानून कहां बनेंगे? संसद में बनेंगे, अगर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं। लेकिन अगर हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो कहां बनेंगे? विधानसभा में बनेंगे, विधानसभा में बनेंगे। ठीक है, लेकिन अब बात करें केंद्र सरकार की, तो कहां बनेंगे कानून? कानून बनेंगे संसद में। और संसद के 3 अंग होते हैं। पेपर में आता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी दे देगा, तो ध्यान रखिए 3 अंग होते हैं। उच्च सदन, राष्ट्रपति या निम्न सदन। उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस बोल देते हैं, प्रथम हाउस भी बोल देते हैं। ठीक है, अन्य नाम है इसके। निम्न सदन यानी कि लोकसभा, जिसके लिए हम वोट करते हैं, लोकसभा, जिसको हम सेकंड हाउस बोल देते हैं, सेकंड हाउस बोल देते हैं। और इसको क्या बोल देते हैं? द्वितीय सदन भी हम कहते हैं लोकसभा को। ठीक है, इसके अन्य नाम भी कई हैं। जब हम पढ़ेंगे राज्यसभा को या लोकसभा को, उस समय इसके बारे में पूरी डिटेल से जान लेंगे। ठीक है, और तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, चलिए, अब उच्च सदन जो हमारा है राज्यसभा, इसमें 245 एमपी होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो एमपी लिखा हुआ है, इसका मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य। ठीक, जिनको हम सांसद बोलते हैं, सांसद। इसमें 245 इसके मेंबर होते हैं राज्यसभा के, और लोकसभा के होते हैं 545 एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद लोकसभा के। ठीक, कितने होते हैं? 545 होते हैं। यहां तक जाना। अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं हम कार्यपालिका के बारे में। देखिए, बहुत ही शानदार चीज है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी केवल मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि जो संसद है उसके 3 अंग हैं, ये बता दिया। लेकिन अगर मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं तो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा भारत के अंदर जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि डेमोक्रेसी सिस्टम है। तो डेमोक्रेसी सिस्टम में जनता का शासन होता है, जनता के पास पावर होती है। तो जनता के अगर पास पावर है तो जनता क्या कर सकती है, कैसे एक सरकार का गठन कर सकती है, कैसे उसको लुढ़का सकती है। बिल्कुल बहुत ही शानदार आज की ये क्लास है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए, आपके पास क्या हो गया? संसद का एक संसद के बारे में आपने जान लिया, विधायिका। अब चलते हैं कार्यपालिका के बारे में। देखिए, कार्यपालिका का काम होता है बने हुए जो कानून है उनको लागू कराना। बने हुए कानूनों को लागू कराने का काम कौन करता है? करते ही कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव। अब इसके 2 पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव के, 2 पार्ट होते हैं। पहला अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट, और दूसरा स्थायी यानी कि परमानेंट। ठीक है, अस्थायी में कौन आ जाता है? मंत्री परिषद आ जाती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मंत्री परिषद का मतलब है जो मंत्री बनते हैं। कोई भी सरकार है, जो जैसे भारत सरकार की मैं बात करता हूं, केंद्र सरकार की, तो उसमें मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री है, ठीक है, या फिर रक्षा मंत्री है, या वित्त मंत्री है। ये कौन हो गए? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। ठीक, अब स्थायी की बात कर लेते हैं, यानी कि परमानेंट। परमानेंट में नौकरशाही आते हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के लोग आते हैं, जो आईएएस और आईपीएस लेवल के होते हैं।
आईएएस और आईपीएस लेवल के होते हैं, मतलब ये आईएएस और आईपीएस ही होते हैं, लेकिन इनका काम होता है मंत्री परिषद की सलाह देना, एडवाइस देना। ये अभी हम जानेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कार्यपालिका के दो अंग, स्थायी, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी में कौन आती है? मंत्री परिषद आती है, और स्थायी में कौन आती है? नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के लोग आते हैं, आईएएस और आईपीएस। और ये आपका न्यायपालिका जुडिशरी, इसका काम क्या होता है? जो बने हुए कानून है उनको संरक्षण देना या उनकी देखरेख करना। ठीक है, वो लागू हुए हैं नहीं हुए हैं, किस तरह से लागू हुए हैं, सही हुए हैं, गलत हुए हैं, कानून गलत है सही है, वो सभी की देखरेख कौन करता है? न्यायपालिका करता है, यानी कि जुडिशरी करती है। अब चलते हैं फाइनली, अब हम अपने वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पे चलते हैं, और सबसे मेन पॉइंट है जनता, यानी कि हम, तुम। हम वोट डालते हैं। देखिए, हम जनता, भारत के अंदर जनता के पास कितनी पावर है, जनता क्या कर सकती है, एक सिंगल पर्सन से एक सरकार का गठन कैसे हो जाता है, वो सब आप इसमें जानेंगे। आप नीचे देख रहे हो पावर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की ताकत क्या है? जनता है, भारत की जनता। अब देखिए, समझिए, अब हम यहां से शुरू करेंगे। देखिए, जब हम अपना वोट डालते हैं, वोट हम डालते हैं बहुत सारे स्तरों पर वोट डालते हैं। हम ग्राम पंचायत के लिए डालते हैं, जिला पंचायत के लिए भी डालते हैं, ठीक है, ब्लॉक प्रमुखी वगैरह, और नगर पालिका के लिए डालते हैं, नगर निगम के लिए डालते हैं, ठीक, एमपी एमएलए के लिए डालते हैं, यानी कि विधायक के लिए, सांसद के लिए, बहुत जगह डालते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं किसके लिए? अभी जो लिखा हुआ उसको समझिए थोड़ा सा, ठीक। जनता है। अब पहले देखिए, दो तरह से हम वोट डालते हैं। अभी हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को रिलेट करके पढ़ेंगे, राज्य और केंद्र को, ठीक। जनता वोट डालती है किसके लिए? लोकसभा के लिए। जनता वोट डालती है किसके लिए? लोकसभा के लिए। जब देखिए, जब हम वोट डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें हम वोट डालते हैं। और अपना जिसमें हम प्रतिनिधि चुनते हैं उसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, और जिसमें प्रतिनिधि नहीं चुनते, जिसमें हम वोट नहीं डालते, उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। वो कहां कहां होता है ये भी हम जानेंगे। जनता वोट डालती है किसको? लोकसभा को। जनता वोट डालती है किसको? राज्य में विधायकों को। राज्य में जब इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी एमपी में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है ना, तेलंगाना में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये डायरेक्ट इलेक्शन है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव है। जनता दो स्तर पर वोट डाल रही है, एक लोकसभा के लिए और एक राज्य में विधानसभा के लिए, ठीक। ये क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है दोनों तरफ, एक लोकसभा के लिए भी और एक विधानसभा के लिए भी। अब जब हमने विधायकों को वोट दिया, हमने जब सांसदों को वोट दिया, तो ये हमारे प्रति उत्तरदायी हो गए, यानी कि अब ये जवाब हमें देंगे। हमने इनको वोट क्यों दिया? क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए दिया कि हमारे लिए कानून बनाए, हमारे कल्याण और विकास के लिए कानून बनाए, हमारे लिए ऐसी योजना लेकर आए जिससे हमारा विकास हो, हमारा कल्याण हो। और होता क्या है कि 5 साल में अगर ये हमारे लिए काम करेंगे तो हम इनको दोबारा वोट देंगे, नहीं करेंगे तो इसको उतार के हम फेंक देंगे और अपना दूसरा प्रतिनिधि चुनेंगे। तो इसलिए ये जवाबदारी किसके लिए होती है? हमारे लिए होती है। ये हमको जवाब देते हैं, हमारे प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन? विधायक या फिर सांसद। ऐसे समझ लीजिए, जनता है, जनता ने प्रत्यक्ष वोट दिया किसको? राज्य में एमएलए को, और ये जनता के प्रति उत्तरदायी हो गए, यानी कि हमारे प्रति। हमने इनको चुना, अब ये हमें जवाब देंगे, और अगर जवाब हमारे अकॉर्डिंग हुआ, हम उससे संतुष्ट हैं इनके जवाब से, इनके काम से, तो अगली बार हम इनको वोट देंगे, नहीं होंगे तो इनको उतार के फेंक देंगे। सेम ऐसा ही लोकसभा के लिए होता है। हमने इनको चुनाव करा, हमने इनको वोट दिया, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। राज्यों में एमएलए यानी कि विधायकों का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति। यहां भी लोकसभा में जनता के ही प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन? लोकसभा के सदस्य, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य, ठीक है। अब होगा क्या? देखिए, विधायक, देखिए आपको पता है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि प्रत्येक राज्य में क्या होते हैं? राज्यसभा की सीटें होती हैं कुछ, ठीक है। अब होता क्या है, जो हमने विधायक बनाए हैं राज्यों में, जो हमने विधायक चुने हैं, अब ये वोट डालेंगे किसको? राज्यसभा को। ये सभी विधायक अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे जो बैठेगा कहां? राज्यसभा में जाके। तो इसलिए जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता इसमें वोट नहीं करती। तो इस वोट कौन करता है? आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। विधायक इसमें वोट करता है किसके लिए? राज्यसभा के सदस्यों के लिए, ठीक। तो ये क्या होगा? ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, ठीक। राज्यसभा का हो गया। अब होता क्या है, देखो राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य किसके लिए वोट करते हैं? राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्य किसके लिए करते हैं? राष्ट्रपति के लिए करते हैं। इसलिए ये भी राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। यानी कि आप जिसमें वोट करें वो प्रत्यक्ष, आप जिसमें वोट ना करें वो क्या हो गया? वो अप्रत्यक्ष होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। विधायकी का जो राज्यों में जो विधायक चुने जाते हैं एमएलए, उनका चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको समझ आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा में अब जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो उसमें कोई एक पार्टी बहुमत अपना लेकर आती है, एक पार्टी कोई बहुमत लेकर आती है, यानी कि मेजोरिटी से वो अपनी सरकार बनाती है, ठीक। अब जब लोकसभा में किसी एक पार्टी ने बहुमत लेकर आगे मेजोरिटी सरकार बनाई, तो उसी के मेजोरिटी की सरकार के कुछ सदस्य मंत्री परिषद में शामिल हो जाएंगे।
तो लोकसभा यानी कि निम्न सदन, जो लोकसभा में जो पार्टी बहुमत लेकर आती है, मेजोरिटी से जो सरकार बनाती है, उसी के कुछ सदस्य किस में शामिल हो जाते हैं? मंत्री परिषद में, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल हो जाते हैं। ये सदस्य कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो बहुत सीनियर होते हैं, जिनके पास पावर होती है, जिनके पास पैसा होता है। वो सरकार डिपेंड करती है, गवर्नमेंट पर डिपेंड होता है, जिसने सरकार बनाई है, जो प्रधानमंत्री बनाए, कि वो अपनी मंत्री परिषद में किसको शामिल करेगा। ठीक है, चलिए अब लोकसभा में बहुमत आ गया, मेजोरिटी से सरकार बन गई, तो इनके मंत्री परिषद में कुछ लोग शामिल हो जाते हैं। ठीक, अब ये जो मंत्री परिषद होती है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि ये जो काम करेगी, ये जवाब किसको देगी? ये लोकसभा को जवाब देगी। मंत्री परिषद हमेशा उत्तरदायी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, अब मंत्री परिषद हो गया आपका। अब आगे देखिए, इसके बाद जो मंत्री परिषद है, ये एक अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट एक पार्ट है, किसका? कार्यपालिका का। ठीक, अब इसमें स्थायी है, परमानेंट यानी कि नौकरशाही, जिसमें आईएएस आईपीएस होते हैं। अब इन आईएएस आईपीएस पे कंट्रोल किसका होता है? इसी मंत्री परिषद का कंट्रोल होता है। किस पे? आईएएस और आईपीएस पे, इन्हीं के नियंत्रण में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हर 5 वर्ष में सरकार बदल जाती है। अगर नहीं बदलती तो कोई बात नहीं, अगर बदल जाती है तो जैसे कि ऐसा तो थोड़ी है कि जो हमेशा पुराने हैं वही इलेक्शन लड़ेंगे और वही जीतेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई अनुभव नहीं होता और पहली बार चुनाव में आए, पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए, और जीत के कहां चले गए? मंत्री परिषद में चले गए। तो अब उन्हें क्या पता कि भारत के अंदर कौन से कानून बन रहे हैं, कौन से लागू हुए हैं, कौन से प्रक्रिया में चल रहे हैं, क्या चल रहा है, उनको कोई जानकारी नहीं होती। तो ये सब जानकारी कौन देते हैं? ये सब जानकारी देते हैं आईएएस और आईपीएस यानी कि ब्यूरोक्रेसी के लोग, उनको। तो इन पे जो नियंत्रण होता है, मंत्री परिषद का नियंत्रण होता है, और ये उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन? नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी के लोग। ठीक है, और इनका काम होता है नौकरशाही का केवल और केवल एडवाइस देना, एडवाइस देना, केवल और केवल सलाह देना। किसको? मंत्री परिषद को सलाह देना। इनका इतना काम होता है केवल। ठीक, कानून जो लागू होते हैं 2 स्तर पर होते हैं, एक अस्थायी और एक स्थायी। ये जो होते हैं, जो अस्थायी वाले लोग हैं मंत्री परिषद, इनका काम है केवल जबान चलाने का, लेकिन असली जो पावर है, जो असली जो काम करते हैं, तो वो आईएएस और आईपीएस ही करते हैं। हमारे जो देश के नेता हैं कुछ अनपढ़ गवार, मतलब उनके लिए क्या ही कहा जाए। और भारत के अंदर तो असली बड़ा नेता वही है जिसके ऊपर ढेर सारे धाराओं में मुकदमे दर्ज हों। असली नेता उन्हीं को माना जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे देश की एक समझ सकते हो आप। ठीक है, चलिए इतना समझ लीजिए। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के लोग जो उत्तरदायी होते हैं, मंत्री परिषद के उत्तरदायी होते हैं। और हमेशा सरकार में मंत्री परिषद में केवल और केवल लोकसभा के 15% सदस्य ही मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। केवल और केवल कितने? मंत्री परिषद में 15% ही। जैसे 545 सदस्य हैं लोकसभा में, अब 545 का 15% आप निकाल सकते हैं, यानी कि 82-83 के समथिंग आप किसमें? लोकसभा में मंत्री परिषद बन सकते हैं। 545 का 15/100, 5 या 15, 5 से 20, ठीक है, 5 चौका 20, अब 5 एकम 5, 5 नाम 45, 3 नाम 27, 3 एकम 3 बटे 4, 4 अट्ठे 32। हाँ, वही 82-83 के लगभग में मंत्री परिषद में सदस्य होते हैं मंत्री परिषद के। ठीक है, 82-83 के। अधिकतम लोकसभा सदस्यों का 15% ही किसमें जाते हैं? मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। अब देखिए मंत्री परिषद में होते कौन है। देखिए मंत्री परिषद में सबसे पहले ऊपर होते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद होते हैं कैबिनेट मंत्री, उसके नीचे होते हैं राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र राज्य मंत्री और उप मंत्री, जिसको हम डिप्टी मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्रधानमंत्री को जो सलाह एडवाइस देगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, और ये सबसे ज्यादा मुख्य होगा, यानी कि सबसे ऊपर होगा आईएएस और आईपीएस होगा। ये जितने भी नीचे काम करेंगे इन सबका हेड होगा कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी। अब इसके बाद कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र राज्य मंत्री हो या फिर डिप्टी मिनिस्टर हो, ये इन सभी के लिए सलाह कौन देता है? सेक्रेटरी सलाह देता है इनको। ये सेक्रेटरी भी आईएएस होते हैं। ये सेक्रेटरी भी कौन होते हैं? यूपीएससी के लोग होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं। प्रधानमंत्री का कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो सबसे प्रमुख। यहां पर भी कैबिनेट में जो मंत्री हमारी मंत्री परिषद है उसमें सबसे मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इधर भी ब्यूरोक्रेसी में भी कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य होता है। बाकी सब आपने देख लिया। तो ये था, एक उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार छोटे छोटे पॉइंटों में आपको बता देता हूं। केंद्र सरकार में 3 पार्ट होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है लागू कराना, और संरक्षण देना काम होता है न्यायपालिका का। कानून कहां बनते हैं? संसद में बनते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति। निम्न सदन यानी कि लोकसभा, उच्च सदन मतलब राज्यसभा। राज्यसभा के 245 एमपी होते हैं और लोकसभा में 545 एमपी होते हैं। जो हम भारत की जो जनता है वो वोट डालती है। यहां राज्यों में किसके लिए डालेगी? एमएलए के लिए डालेगी, लेकिन केंद्र सरकार के लिए डालेगी तो कहां डालेगी? सांसद के लिए डालेगी। जो सांसदी का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, और एमएलए का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। दोनों ही जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर जनता के मुताबिक अगर काम करेंगे तो सरकार बने रहेंगे आगे के लिए, वरना जनता क्या करेगी? उतार के फेंक देगी। ये जनता के पास पावर है। ठीक है, और जो हमारे राज्यों से, हमारे जो राज्य से जो हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, विधायक चुने गए हैं, उनके माध्यम से
राज्यों में राज्यसभा के सदस्य को चुनाव होता है, जो हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम उसमें वोट नहीं करते। तो लोकसभा में जो भी बहुमत लेकर आता है वो कहां जाता है? मंत्रिपरिषद में जाता है। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कानूनों को लागू कराने का काम होता है किसका? मंत्रिपरिषद का और ब्यूरोक्रेसी के लोगों का। जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% होते हैं, और जो स्थायी होते हैं नौकरशाही IAS IPS ये परमानेंट होते हैं, यानी कि ये पहले से ही काम करते हैं, जबकि 5 साल में ये चेंज होते रहते हैं। अब जो नौकरशाही वाले हैं इनके ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद की, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। इनका काम होता है इनको सलाह देना मंत्रियों को, और इन पर जो नियंत्रण होता है किसका होता है? मंत्रिपरिषद का नियंत्रण होता है IAS और IPS पे। ठीक है, तो अधिकतम जो होते हैं प्रधानमंत्री सबसे ऊपर होता है, फिर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है, उपमंत्री। तो इनमें जो इनके लिए सलाहकार होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट के लिए सेक्रेटरी, और सभी के लिए फिर नीचे सेक्रेटरी होते हैं। और न्यायपालिक काम बने हुए कानूनों को संरक्षण देना या उनको देखरेख करना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, समझ में भी आया होगा। बहुत कोशिश करिए, एक अजीब तरीके मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया। ठीक है, अब चलते हैं कुछ अलग जानेंगे इससे अगली वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छा पढ़ें, उतना पढ़ें जितना आपके एग्जाम में आता हो। एक्स्ट्रा ना पढ़ें, ऐसा ना पढ़ें जो आपके एग्जाम में ना आए। और जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए सफिशिएंट है। कोई भी वनडे एग्जाम है आपका, कांस्टेबल का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ठीक है, किसी का भी हो, सभी के लिए सफिशिएंट है। कोई भी डिपार्टमेंट का हो, पुलिस का हो या SSC का हो या पटवारी का हो, लेखपाल का हो, किसी का भी हो, सभी के लिए सफिशिएंट है। पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, और अब इसके साथ साथ हम मैथ भी अपना करेंगे। SSC GD को फोकस ले रहे हैं अब हम। फोकस किसका? SSC GD को, जिसका 2 से 3 महीने में, आने वाले 2 से 3 महीने में जिसका एग्जाम होना है, तो उसी के हिसाब से अब हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसको कॉपी में नोट कर ले, ठीक है, या फिर अपना स्क्रीनशॉट ले ले, जैसे भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।